हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गर्मी तो ज़्यादा है, लेकिन एग्ज़ाम का डेट अनाउंस हो जाने से तैयारी का भी पारा हाई हो गया है। तो आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। टॉपिक है मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। इसी को अंग्रेजी में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं अब तक में, और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में ये पॉइंट जो है, ये टॉपिक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हुआ करता है। तो आइए इसी टॉपिक से रिलेटेड हम लोग जानते हैं कि कितने प्रश्न बन सकते हैं, इसे कैसे याद करें। इसको याद करने के कुछ स्पेशल तरीके भी यहाँ पर मैंने ईजाद किया हुआ है, स्पेशल ट्रिक तैयार किया गया, और मैं गारंटी दिलवाता हूँ कि आपको याद होगा ही। तो बता देता हूँ, और एक दो बार आप खुद से इसको कर लेंगे, 100% आप एग्ज़ाम में आंसर करके आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू में कुछ वन लाइनर पॉइंट है, इसको समझ लेंगे। मूल अधिकार किसको कहते हैं या मूल अधिकार है क्या? तो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है और भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है। ये अधिकार न्याय, समानता, बंधुत्व को बढ़ावा देने एवं राज्य की मनमानी कार्रवाइयों के विरुद्ध व्यक्ति को यानी लोगों को सुरक्षा के लिए गारंटी देता है, सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, कहने का मतलब मौलिक अधिकार जो है वह व्यक्ति को दिया गया वह अधिकार है जो सरकार से, राज्य से लड़ने की क्षमता देता है। मौलिक अधिकार व्यक्ति को, भारत के लोगों को दिया गया अधिकार है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, मूल अधिकार ऐसे अधिकारों का समूह है जो किसी भी नागरिक के भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। भौतिक का मतलब होता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, और व्यक्तिगत विकास को नैतिक विकास कहते हैं। सबके लिए ज़रूरी है मूल अधिकार का होना। उसके बाद आगे क्या है? तीसरा पॉइंट, मौलिक अधिकारों को न्याय योग्य रूप में संविधान में रखा गया है। न्याय योग का मतलब जैसे नीति निर्देशक तत्व या नीति निर्देशक सिद्धांत की बात जब करते हैं तो उसको न्याय में आप मतलब उसको लेकर के आप न्यायालय नहीं जा सकते, वो वाद योग्य नहीं है। लेकिन मौलिक अधिकार जो है ये वाद योग्य है, इससे विरुद्ध आप न्याय में भी जा सकते हैं, कोर्ट में अपील कर सकते हैं सरकार के विरुद्ध। जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य पढ़िएगा तो वहाँ आपको पता चलेगा कि ये कितना तर्क संगत है, न्याय संगत है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। चौथा पॉइंट है यहाँ पर, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के संरक्षण का दायित्व किसके पास है? तो न्यायपालिका के पास है। तो न्यायपालिका कहते किसको है? न्यायपालिका अपना जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो ये सब न्यायपालिका है। कार्यपालिका किसको बोलते हैं? कार्यपालिका उसको बोलते हैं जो सरकार के सत्ता पक्ष होता है। ठीक है। और विधायिका किसको बोलते हैं? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, 3 अंग होता है। तो कार्यपालिका जो सत्ता वाली सरकार है, ये कार्यपालिका। विधायिका सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिला करके विधायिका। कोई भी विधि या कानून बनाने के लिए सिर्फ सत्ता पक्ष की ज़रूरत नहीं, बल्कि विपक्ष की भी ज़रूरत पड़ती है। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी को मिला करके विधायिका कहते हैं। न्यायपालिका जो अपना न्याय सिस्टम है, जुडिशरी सिस्टम है, ठीक है, वो हो गया न्यायपालिका। तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के संरक्षण का दायित्व किसके पास है? तो न्यायपालिका के पास है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की तुलना अमेरिका के अधिकार बिल से की जाती है। हम लोग जानते भी हैं इसको, इस रूप में हम लोग नहीं पढ़ते हैं, हम लोग इस रूप में पढ़ते हैं कि भारत का जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो अमेरिका के संविधान में, अपने भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार है, उसी प्रकार से अमेरिका के संविधान में अधिकार बिल है। ठीक है। तो अधिकार बिल की तुलना जो है भारत में अपने संविधान के मौलिक अधिकार से की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ से एक प्रश्न आपके पास जो है कि एक तो पिछला प्रश्न हो गया कि भारत में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया या लिया गया है, तो आपका जवाब हो जाएगा अमेरिका के संविधान से। और दूसरा प्रश्न है कि मौलिक अधिकार की चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो भाग 3 हो गया। कहाँ से कहाँ तक चर्चा है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक जो है ये भाग 3 है, और इसी में है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की चर्चा। मौलिक अधिकार को
ठीक है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है, यानी भाग 3 मौलिक अधिकार है और भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है, अब जानिए कि मैग्ना कार्टा होता क्या है। तो मैग्ना कार्टा को हिंदी में बोलते हैं महाधिकार पत्र। ठीक है, महाधिकार पत्र होता क्या है। तो महाधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा अधिकारों का वह प्रपत्र है जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 में सामंतों के दबाव में जारी किया गया था। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित दस्तावेज माना जाता है। ठीक है, तो भारत का जो नागरिकों को प्रदान किया गया अधिकार है तो वो भाग 3 में है, मौलिक अधिकार में है। इसलिए मौलिक अधिकार को भाग 3 को संविधान का, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आइए उसके बाद नेक्स्ट, और इस पेज का लास्ट है भारतीय संविधान के यहाँ पर जो है कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। तो 6 है, जबकि शुरू में हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, कितनी थी, 7 थी। तो यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। तो आपका जवाब हो जाना चाहिए 6। और प्रारंभ में जब हमारा संविधान लिखा गया था तो उस समय हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, तो 7 थी। ठीक है, इसको कब हटाया गया, तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जो है अनुच्छेद 31, जिसमें कि संपत्ति के अधिकार का वर्णन था, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। और अब जो है वर्तमान में संपत्ति का अधिकार वो कानूनी अधिकार हो गया है, अब मौलिक अधिकार नहीं रहा। तो अनुच्छेद 31 यहाँ से हट जाने के कारण संपत्ति का अधिकार समाप्त हो गया। तब से 7 की जगह मौलिक अधिकारों की संख्या 6 रह गई। ठीक है, उसके बाद आइए चलते हैं मौलिक अधिकारों को याद कैसे रखेंगे। तो 6 मौलिक अधिकार पहले समझें कि 6 मौलिक अधिकार कौन कौन सा है, उसके बाद फिर एक एक करके इसको याद रखने के तरीके पर भी आएंगे। तो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से, इसको कैसे याद रखेंगे। तो इसको याद रखेंगे, मेरे साथ आप भी दोहरा सकते हैं, मन ही मन दोहराएं। बोलेंगे तो दूसरे को भी लगेगा कि क्या बड़बड़ा रहे हैं, तो आप मन ही मन दोहराएंगे और मैं इसको 2-3 बार रिपीट कर देता हूँ। इस प्रकार बोलेंगे, समता, स्वतंत्रता, शोषण, धर्म और संस्कृति शिक्षा, संवैधानिक उपचार, ये सब है मौलिक अधिकार। क्या बोलेंगे फिर से, समता, स्वतंत्रता, शोषण, धर्म और संस्कृति शिक्षा, संवैधानिक उपचार, ये सब है मौलिक अधिकार। अब गिनती करते हैं। पहला हो गया क्या, समता का अधिकार। समता का मतलब होता है समानता, समता मतलब समानता। तो समता का अधिकार आप देख पा रहे हैं कि अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक में समता के अधिकार की चर्चा है। तो पहला नंबर हो गया ये। उसके बाद दूसरा क्या है, स्वतंत्रता, समता, स्वतंत्रता, शोषण। तो समता का अधिकार या समानता का अधिकार, और दूसरा क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक में है। एक एक को अभी हम लोग याद करने में सीखेंगे। और उसके बाद जो है तीसरा है अपना शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो समता, स्वतंत्रता, शोषण, ठीक है, 3 हो गया लगातार। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। कोई आपका शोषण नहीं करे, इसके विरुद्ध में जो लोगों को अधिकार दिया गया है, ये है अपना मौलिक अधिकार में। अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। धर्म और संस्कृति शिक्षा, तो एक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक जो वर्णन है संविधान के अनुच्छेद में, वो क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। संस्कृति शिक्षा, 5वां कौन सा हो गया, संस्कृति शिक्षा। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है ये अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित है। उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 32 में। यह इतना मजबूत है कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को, यदि कभी आपसे प्रश्न पूछे कि किसने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। याद ही रखना है। यदि बिना नाम लिए पूछ देगा कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो आपका जवाब हो जाना चाहिए प्रस्तावना को। लेकिन नाम के साथ दे दे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो आपका जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 32 को। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक बार मैं फिर से दोहराता हूँ, समता 1, स्वतंत्रता 2, शोषण 3, धर्म 4, संस्कृति शिक्षा 5 और संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये 6 जो है अपना मौलिक अधिकार है। मैं ट्रिक बोलता हूँ, आप
मेरे साथ मन ही मन दोहराएंगे। समता, स्वतंत्रता, शोषण, धर्म और संस्कृति, शिक्षा, संवैधानिक उपचार, ये सब है मौलिक अधिकार। तो ये 6 अपना मौलिक अधिकार वर्तमान में है, आप याद रख लेंगे। अब समता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक, ये आप भले ही घर में याद कर लेंगे, लेकिन यदि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो प्रश्न देखने के बाद आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि इसमें था, इसमें था। लेकिन यदि आप ट्रिक से इसे पढ़ लेते हैं एक बार, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, 100% आप सही उत्तर ही लेंगे। तो आइए मेरे साथ इसको आज सीख लेते हैं, और फिर कभी गलत उत्तर नहीं लेना है, सही उत्तर लेना है विकल्प के तौर पर। सॉरी, विधि, जाति सब एक समान, छूत अछूत, उपाधि अंत। जब मैं बोलूँगा तो आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। फिर से दोहराइए, विधि जाति सब एक समान, विधि जाति सब एक समान, छूत अछूत, उपाधि अंत। यहाँ पर 14 से लेकर के 18 तक 5 अनुच्छेद है। विधि, विधि का मतलब होता है कानून, विधि विधान, नियम कानून, ठीक है। विधि का मतलब क्या होता है? विधि के समक्ष समता का मतलब होता है कानून के समक्ष समता। इसका मतलब हुआ कि विधि के समक्ष समता अथवा समानता, कानून के समक्ष जो है समता, यानी कि कानून जो है ना सबके लिए एक समान रूप से व्यवहार करेगा। अमीर, गरीब, ऊंच नीच, क्या कर सकते हैं कि सरकार के कर्मचारी जो हैं वो, और गैर कर्मचारी यानी कि साधारण व्यक्ति, वो सब के लिए एक समान व्यवहार करेगा। यही हुआ विधि के समक्ष समता या विधि के समक्ष समानता। सबों के लिए समान कानून व्यवस्था की गई है। विधि के बाद क्या है? जाति। जाति, धर्म, नस्ल इत्यादि के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह भी इस मामले में सबको समान जो कि रखा गया है। उसके बाद है विधि जाति, सब एक समान। सब एक समान का मतलब ये होता है सबको एक समान अवसर दिया जाएगा, ठीक है। सब एक समान का मतलब क्या हुआ? सबको एक समान अवसर दिया जाएगा। तो सभी नागरिकों के लिए एक समान अवसर की व्यवस्था की गई है। ऐसा नहीं कि गोरे लोगों के लिए ज़्यादा अवसर, काले लोगों के लिए कम, अमीर लोगों के लिए ज़्यादा अवसर, गरीब लोगों के लिए कम, तो ऐसी बात नहीं है। सबों के लिए एक समान अवसर, सब एक समान। विधि हो गया कानून के समक्ष सब एक समान हो गया। जाति मतलब जाति, धर्म, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। सब एक समान का मतलब सबको एक समान अवसर प्राप्त होगा। छूत अछूत का मतलब छुआछूत का अंत कर दिया गया है। उपाधि अंत मतलब उपाधि का भी अंत कर दिया गया है। तो विधि जाति, विधि मतलब वह कानून, जाति मतलब तो जाति व्यवस्था आप लोग समझ ही रहे हैं। सब एक समान मतलब सबको एक समान अवसर मिलेगा। छूत अछूत मतलब छुआछूत समाप्त हो गया। उपाधि अंत का मतलब हुआ अब कोई किसी को उपाधि नहीं देगा, उपाधियों का भी अंत कर दिया गया है। तो ये 5 जो है अनुच्छेद 14 में हो गया विधि, 15 में हो गया जाति, 16 में हो गया एक समान अवसर, 17 में हो गया छुआछूत और 18 में हो गया उपाधि का अंत। फिर से मेरे साथ एक बार ट्रिक दोहराएंगे। विधि जाति सब एक समान, छूत अछूत उपाधि अंत। विधि जाति सब एक समान, छूत अछूत उपाधि अंत। तो विधि अनुच्छेद 14, जाति अनुच्छेद 15, सब एक समान, सबको एक समान अवसर अनुच्छेद 16, छुआछूत अनुच्छेद 17, उपाधि अंत अनुच्छेद 18। तो इस प्रकार से सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है कि यहीं से पूछा जाता है, ठीक है, कि उपाधि का अंत अनुच्छेद किस में है। तो आप कभी भी कन्फ्यूजन अब नहीं होंगे, आप 100% सही ही उत्तर लेंगे। तो इसको याद कर लीजिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट, हम लोग दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार समझने के लिए। तो स्वतंत्रता का अधिकार जैसा कि हम लोग देख चुके हैं पीछे कि अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक में स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा की गई है। तो अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक में कुल 4 अनुच्छेद आते हैं, 19, 20, 21 और 22। तो इसके लिए ट्रिक क्या है? वाह दोस्त, ठीक है, वाह दोस्त प्राण देकर नज़रबंद कर लिया, ठीक है। वाह दोस्त का मतलब होता है वाह मतलब वाक, वाह मतलब वाक एवं अभिव्यक्ति, यानी बोलने और लिखने की जो स्वतंत्रता है आपको अनुच्छेद 19 में, वाह मतलब होता है वाक एंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। वाह दोस्त, दोस्त यहाँ मैंने लिखा है लेकिन दोस्त के लिए दोष याद रखिएगा, ठीक ना, दोष नेगेटिव जिसको बोलते हैं दोष। तो वाह दोस्त, वाह मतलब वह वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दोस्त का मतलब होता है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यदि आपको पुलिस पकड़ लेता है तो आपको दोष सिद्ध करने के लिए आपको समय दिया जाएगा, ठीक है।
तो दोष सिद्धि के संबंध में भी आपको संरक्षण प्राप्त है। ये आपको संविधान का अनुच्छेद 20 आपको इतना सा अधिकार देता है। उसके बाद हुआ वाह दोस्त हो गया, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। प्राण, प्राण और दैहिक, प्राण देकर मतलब हुआ प्राण मतलब प्राण और देकर मतलब दैहिक, प्राण और दैहिक के बारे में भी स्वतंत्रता का अधिकार है। कोई किसी का प्राण नहीं ले सकता है, आपको किसी को मारने का अधिकार नहीं है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, ठीक है। तो वाह दोस्त, प्राण देकर। नज़र बंद कर लिया का मतलब हुआ नज़रबंदी के संबंध में संरक्षण, ठीक है। आपको कोई नज़रबंद करके गिरफ्तार करके नहीं रख सकता है। 24 घंटे के अंदर यदि आपको कोई पुलिस पकड़ भी लिया है तो उसको 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़ करके उसको न्यायालय में, कोर्ट में पेश करना अनिवार्य होता है, ठीक है। तो वाह दोस्त, वाह मतलब हो गया वाह के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दोष मतलब दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण देकर मतलब प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, नज़रबंद कर लिया मतलब नज़रबंदी के संबंध में, नज़रबंदी और गिरफ्तारी की अवस्था में जो है संरक्षण, ठीक है। तो वाह दोस्त, प्राण देकर नज़रबंद कर लिया, वाह मतलब वाह के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दोष मतलब दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और प्राण देकर मतलब प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, नज़रबंद मतलब नज़रबंदी और गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, ठीक है। तो ये था हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। हम लोग समता का अधिकार पढ़ चुके हैं, स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ चुके हैं। आइए अब हम समझते हैं शोषण के विरुद्ध में अधिकार। शोषण मतलब कोई किसी का शोषण नहीं करेगा। तो मानव व्यापारी, नाबन बच्चे कारोबारी, शोषण के विरुद्ध में दो ही हैं, एक है मानव व्यापारी, दूसरा है नाबन बच्चे कारोबारी। तो दो ही अनुच्छेद है, एक है मानव व्यापारी, दूसरा है नाबन बच्चे कारोबारी। 23 और 24। तो अनुच्छेद 23 में क्या है, मानव व्यापारी। मानव व्यापारी का मतलब होता है मानव व्यापार जो है, मानव का खरीद बिक्री जो है यह गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। मतलब कोई भी, पहले क्या होता था, दास प्रथा था। दास प्रथा का मतलब क्या होता था कि वह गुलाम है, उसको खरीद कर ले लिया, अब जीवन भर वह गुलामी करेगा, दास के तरह जीवन यापन, अपना पूरा जीवन उसी के अंदर में रहेगा, कमाएगा, उसी के आदेश पर चलेगा। तो ये अब समाप्त कर दिया गया, मानव का व्यापार गैर कानूनी घोषित कर दिया। तो मानव व्यापारी, नाबन बच्चे कारोबारी, यानी कि बच्चा किसको बोलेंगे, 14 वर्ष से कम उम्र के जितने भी लोग हैं उसको बच्चे में गिनती में लिया गया है। तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कारखाने में कारोबार या कामकाज नहीं करने दिया जाएगा। ये भी अपना मौलिक अधिकार में आता है। तो मानव व्यापारी अनुच्छेद 23, यानी मानव का व्यापार जो है ये गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। नाबन बच्चे कारोबारी मतलब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कारखाने में कारोबार कामकाज नहीं करने दिया जाएगा। तो ये था अपना शोषण के विरुद्ध अधिकार। यदि ऐसा होता है तो यह समझा जाएगा कि आप मानव का शोषण कर रहे हैं और बच्चों का शोषण कर रहे हैं, ठीक है। तो मानव व्यापारी अनुच्छेद 23, नाबन बच्चे कारोबारी अनुच्छेद 24। ये ट्रिक यदि आपको पूरा ना भी याद रहे, थोड़ा बहुत भी याद रहेगा, तो जब आप प्रश्न देखेंगे आपके पास विकल्प रहेगा, तो मैं गारंटी लिख कर दे सकता हूँ कि आप गलत उत्तर कभी नहीं लीजिएगा। हमेशा विकल्प आपका सही उत्तर के रूप में निकल कर आएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक है, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की चर्चा कहाँ पर है, अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक में। प्रचार प्रबंधन कर फ्री 3 हो गया, प्रचार प्रबंधन, प्रचार 1, प्रबंधन 2, कर फ्री 3, और चौथा हो गया धार्मिक शिक्षा नहीं। क्या है कि प्रचार कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं, ये सब फ्री है, परंतु धार्मिक शिक्षा नहीं ले सकते हैं। ये याद रखना आपको, प्रचार प्रबंधन कर फ्री परंतु धार्मिक शिक्षा नहीं। तो याद रखिएगा, प्रचार मतलब हम लोग यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे इसको कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं किस प्रकार का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का। तो प्रचार किसका करेंगे, धर्म के बारे में। अनुच्छेद 25 में क्या है, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, इसमें कोई आपको मना नहीं करेगा। उसके बाद एक और अधिकार अनुच्छेद 25 में मिला हुआ है, वह सिख लोगों को मिला हुआ है। जो सिख जो पगड़ी बांध कर रखते हैं, देखिएगा अपने पास एक कृपान रखते हैं, तो सिखों को कृपान रखने का जो अधिकार है इसी अनुच्छेद 25 के अंतर्गत मिला हुआ है। तो ये ट्रिक में सेट नहीं हुआ है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में यहाँ पर बगल में
लिख रखा है। तो प्रचार कर लिया अपने धर्म का, उसके बाद प्रबंधन भी करना है आपको। प्रबंधन किसका करना है? तो धार्मिक स्वतंत्रता पढ़ना है तो धर्म का ही प्रबंधन करना है। तो धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन, प्रबंधन का मतलब होता है उसका देख रेख रख रखाव, प्रबंधन करने का अधिकार। धार्मिक विषयक कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार। तो प्रचार कर रहे हैं 25 में, प्रबंधन कर रहे हैं 26 में। कर फ्री, कर फ्री का मतलब होता है, कर का मतलब टैक्स है, फ्री का मतलब तो फ्री है। तो धार्मिक संप्रदाय की जो अभिवृद्धि है या उसका पोषण जो है, उसके जो व्यय होगा, उस पर जो खर्च आएगा वह कर मुक्त होगा, वह टैक्स फ्री होगा। ठीक है, वो क्या होगा? टैक्स फ्री होगा, कर मुक्त होगा। उसके बाद जो 28 है, इसमें हमने क्या लिखा है कि परंतु धार्मिक शिक्षा नहीं। धार्मिक शिक्षा नहीं का मतलब कहाँ पर नहीं? तो शैक्षणिक संस्थानों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। जितने भी शैक्षणिक संस्थान है, हमारे स्कूल है, कॉलेजेस है, तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। तो इसी को मैंने लिखा है, परंतु धार्मिक शिक्षा नहीं। प्रचार कर सकते हैं अपने धर्म का, अपने धर्म का प्रबंधन कर सकते हैं। धर्म के क्षेत्र में जो भी आपका पूंजी है या फिर खर्च है, उस पर टैक्स फ्री है। तो प्रचार, प्रबंधन, कर फ्री, परंतु धार्मिक शिक्षा नहीं। शैक्षणिक संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। तो जितने भी मैंने अभी तक पढ़ा दिया है, बता दिया है, आप इसको 1-2 बार देख लें। वीडियो को रिपीट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं। और यदि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेते हैं तो इसका PDF मैं वहाँ पर दे दूँगा, आप PDF भी ले सकते हैं। ठीक है, कुछ और प्रश्न बचे हुए हैं, उसको भी देख लेना बनता है आप लोगों के लिए, तो उसको भी देख लीजिए, अच्छा रहेगा। यहाँ पर कुछ प्रश्न बचे हुए हैं। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, तो इस 2 अधिकार यहाँ पर है, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में। इसको ट्रिक में नहीं लिया है, लेकिन लिखा हुआ है, इसको सुन लीजिए। अनुच्छेद 29 में क्या है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है, तो अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया जाएगा। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण जो है, ये एक प्रकार का भी मौलिक अधिकार है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 29 में है। अनुच्छेद 30 में क्या है? शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ये अनुच्छेद 30 में है। शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकता है, उसके प्रशासन कर सकता है, और करने का जो अल्पसंख्यक वर्गों का मतलब जो अल्पसंख्यक है, भारत में अल्पसंख्यक कौन है? तो सबसे बड़ा अल्पसंख्यक भारत में जैन है, सिख है, बौद्ध है और मुस्लिम भी है। तो मुस्लिम मतलब सबसे छोटा अल्पसंख्यक, बड़ी आबादी वाला जो है वो आपका मुस्लिम है, और बाकी जितना है जैन है, बौद्ध है, सिख है, ईसाई है, ये सब जो है कि ज़्यादा अल्पसंख्यक है। सबसे बड़ा अल्पसंख्यक का मतलब हुआ सबसे कम आबादी वाला यदि कोई है तो वो जैन है। उसके बाद अनुच्छेद 32, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग शुरू में ही सीख लिए थे कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 32 में है। और ये संविधान की आत्मा कहा है किसने? अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। यहाँ पर देखिए, इस लाइन को लिखा हुआ भी है, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। उसके बाद अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट तथा अनुच्छेद 216 में हाई कोर्ट 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है। ठीक है, ये 5 प्रकार के रीट आपको याद रखने चाहिए। तो पूछा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत जो है रीट जारी करता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत। और यदि कहेगा हाई कोर्ट, यानी जो आपका राज्य का न्यायालय है, जिसको उच्च न्यायालय कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, तो उच्च न्यायालय जो है कि वो किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करेगा? तो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 226। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। ठीक है, गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश करने का जो आदेश है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है, बंदी को प्रत्यक्ष करने का आदेश। ठीक है, परमादेश, इसको मैंडामस बोलते हैं अंग्रेजी में। परमादेश मतलब ऊपर का आदेश, परमादेश परम आदेश है। तो न्यायालय द्वारा पदाधिकारी को कर्तव्य का पालन नहीं करने की स्थिति में जारी किया गया आदेश क्या कहलाएगा? परमादेश कहलाता है। जैसे कि न्यायालय द्वारा पदाधिकारी को कर्तव्य का पालन, कोई अधिकारी पदाधिकारी है वो अपने कर्तव्य का ठीक से पालन नहीं करना है, तो ठीक से अपने कर्तव्य का पालन नहीं करने की स्थिति में जो न्यायालय रीट जारी करेगा उस रीट को क्या बोलेंगे? परमादेश। यानी कि अधिकारी के ऊपर से आदेश आया है तो इसको परमादेश बोलेंगे।
उसके बाद प्रतिषेध है। प्रतिषेध का यदि हिंदी में ही व्याख्या समझें तो प्रतिषेध का मतलब होता है मनाही, रोक, प्रोहिबिशन। अंग्रेजी में भी है प्रोहिबिशन, मनाही। ठीक है, तो प्रतिषेध है। प्रतिषेध का डिटेल समझ लीजिए तो अधिकार क्षेत्र से बाहर के कार्यों को करने की स्थिति में न्यायालय द्वारा जारी किया गया आदेश। जैसे कि आपका कार्य क्षेत्र जो है, आपका कार्य करने का अधिकार है कि आप अपने घर में ही काम कर सकते हैं और आप दूसरे के खेत में भी काम करने लगे, तो पूछेगा ना कि आप किस अधिकार से फलाने आदमी के खेत में काम कर रहे हैं, तो आपको जवाब देना पड़ेगा। तो यही जो पूछा गया है, कोई व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र से, जैसे कि एक थाना क्षेत्र है, दूसरे थाना क्षेत्र में जाकर के यदि वो किसी को पकड़ ले आता है, तो ऊपर से कोर्ट से आदेश आता है ना कि भाई आप बाहर दूसरे के क्षेत्र में जाके कैसे पकड़ सकते हैं। तो ये जो है मनाही कि आप अपने क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकते, अपने क्षेत्र में ही रह करके, दायरे में रह कर ही काम करिए, ये मनाही प्रतिषेध कहलाता है, प्रोहिबिशन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है उत्प्रेषण, सर्टियररी। अधीनस्थ न्यायालयों को लंबित मुकदमों के न्याय निर्णयन के लिए वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा जारी किया गया जो आदेश होता है उसको क्या बोलते हैं, उत्प्रेषण कहते हैं। उसके बाद है क्यू वारंटो, अधिकार परीक्षा। अनाधिकार रूप से किसी पद पर काम कर रहे व्यक्ति से उसके कार्य अधिकार की मांगा गया आदेश जो है ये क्या कहलाता है, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा जैसा सुन के ही लग रहा है कि अधिकार के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लिया जाए कि हम गैर कानूनी तरीके से टीचर बन गए हैं, किसी स्कूल में ज्वाइन कर लिए हैं, और ये यदि सरकार को मालूम होगा तो आपके ऊपर एक रिट जारी कर दिया जाएगा, अधिकार परीक्षा, और पूछा जाएगा कि आप किस अधिकार से इस पद पर बने हुए हैं। ठीक है, आपसे ये मांग कर दिया जाएगा, तो इसको बोलेंगे अधिकार परीक्षा। आप जिस अधिकार से काम कर रहे हैं इसके बारे में पूछताछ करना अधिकार परीक्षा कहलाता है, क्यू वारंटो कहलाता है। ठीक है, तो ये था अपना मौलिक अधिकार से रिलेटेड। आप यदि इसको पढ़ लेते हैं एक बार तो आप यकीन मानिए कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। इसी तरह से इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। यहाँ पर एक बात मैं और भी बोलना चाहूँगा कि जितने भी सेट शाही पाठशाला के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है, सभी सेट काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के साथ दिया जा रहा है, इसलिए सेट को देखना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। साधारण प्रश्न प्रत्येक सेट में आपको मिलेगा, कोई वीडियो, बहुत सारे वीडियो है, वीडियो की कमी नहीं है, मिलेगा कॉमन प्रश्न, लेकिन कुछ स्पेशल प्रश्न के लिए कम लोगों का वीडियो है, और उसमें से जिन कम लोगों में से एक आपका शाही पाठशाला का भी है। इसलिए नियमित रूप से बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।